Hello everyone, I welcome you all to the amazing platform of Physics Wala. Today we are here to discuss the lecture number 7 of our chapter which is the D and F block elements. I hope आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, आप सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, सारी थ्योरीज को देख रहे हैं, सारी डीपीपीज को सॉल्व कर रहे हैं. अगर ये सब चीज़ें आपकी मैम के साथ बिल्कुल पैरेलल चल रही है तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता. करेक्ट. एक और बात बेटा, बहुत से बच्चे, मैं नहीं जानती कि आप लोग डीपीपी को सॉल्व करते हो या नहीं करते हो, तो ज़रूर ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपकी सारी की सारी डीपीपी सॉल्व होनी चाहिए. क्योंकि बेटा हम डीपीपीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं और वो हम इसी तरीके से ही प्लान करते हैं कि आपको उनसे आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. करेक्ट. तो बेटा डीपीपी को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अब आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, देखो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था अबाउट द ऑक्साइड्स, हमने डिस्कस करा था अबाउट द पोटेशियम डाइक्रोमेट. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैब केमिकल होता है, वाइवा से भी वहाँ से बहुत सवाल आते हैं, आपके एग्जाम में भी वहाँ से बहुत सवाल आते हैं. तो हमने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर कवर किया है, बहुत सारी चीज़ों को बेटा हमने वहाँ पे कवर किया. तो आप बहुत अच्छे से उस लेक्चर को देखिएगा, उसके नोट्स बनाइएगा, है ना. अब आज हमें क्या पढ़ना है? पोटेशियम परमैंगनेट, है ना. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड होता है पोटेशियम परमैंगनेट. और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज़ द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. अब देखिए बेटा, हम बढ़ चुके हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, स्पेसिफिकली द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. जिस कंपाउंड का अब आपके सामने जो नाम होगा बेटा, इस कंपाउंड का आपके सामने जो नाम होगा दैट विल बी पोटेशियम परमैंगनेट. क्या नाम होगा बेटा इस कंपाउंड का? पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो बेटा दिखने में आपके पास कुछ इस तरीके से होता है, KMnO4. लैब में आपने इस रिस्पेक्टिव केमिकल को बहुत बार देखा होगा, टाइट्रेशन में यूज़ किया होगा. टाइट्रेशन में जब तुम अपना कॉनिकल फ्लास्क को ऐसे ऐसे घुमाते रहते हो तो ऊपर से जो ब्यूरेट में से आपके पास पास ऑन होता है दैट इज़ योर पोटेशियम परमैंगनेट. बहुत से बच्चे लैब में इस रिस्पेक्टिव केमिकल से बहुत ज़्यादा मिले हुए होते हैं, है ना. चलो अब क्या है बेटा, हम जब भी किसी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसकी प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़नी होती है, फिर हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती है, फिर कुछ और चीज़ें अगर बच गई है तो वो हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले वी आर स्टडिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट, जिसमें बेटा सबसे पहले जो आपकी प्रिपरेशन आती है दैट इज़ योर कॉमर्शियल मेथड. जब हम कॉमर्शियली उसको प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको प्रिपेयर करने के क्या क्या आपके पास तरीके होते हैं. सबसे पहले आता है बेटा, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2. यानी कि बेटा आप लेंगे यहाँ पे MnO2 और उसकी रिएक्शन आप कराएंगे सबसे पहले KOH से, क्योंकि उसने आपके सामने एल्केलाइन शब्द को लिखा है, प्लस आप उसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा O2 से. पहले आपको रिएक्टेंट देख लीजिए, MnO2 का ऑक्सीडेटिव एल्केलाइन फ्यूजन करना है. MnO2 एल्केलाइन से KOH और ऑक्सीडेटिव से O2 आ गया. ठीक है. हमारे पास इससे बेटा क्या बनता है? हमारे पास इससे बनता है रिस्पेक्टिवली K2MnO4 प्लस बेटा H2O. बैलेंस आप खुद से करेंगे. ये बेटा आपके पास बनता है आपका प्रोडक्ट. ये जो आपके पास आपका प्रोडक्ट बनता है बेटा, इसका नाम होता है पोटेशियम मैंगनेट. इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है पोटेशियम मैंगनेट. एक होता है बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, एक होता है बेटा आपके पास पोटेशियम मैंगनेट. तो ये आपका पोटेशियम मैंगनेट होता है. ध्यान रहे बेटा ये ग्रीन कलर का होता है. ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे, बट अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ पोटेशियम मैंगनेट. और बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप सेम चीज़ और कर सकते हैं. आप इसी MnO2 को लीजिए और इसकी रिएक्शन अब आप कराइए किससे? अब आप इससे कराइए बेटा, अब आप कराइए KNO3 से, है ना. तो आपके पास जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट बनता है बेटा दैट इज K2MnO4 प्लस KNO2 प्लस बेटा H2O.
ये आपके पास आपका प्रोडक्ट बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रहे, इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH वी डू दिस प्रोसेस ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ द KOH। ये बेटा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हर बच्चा दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखे। हर बच्चा बेटा दोनों की दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखे, है ना। देखो बेटा, एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आपके पास यहाँ पर जो है, आपके पास यहाँ पर जो है O2 भी एक्ट करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर KNO3 भी एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो KNO3 में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितनी है, +5 है। वो कन्वर्ट होके किस में जा रहा है आपके पास, वो कन्वर्ट होके किस में जा रहा है, +3 में जा रहा है। ये बेटा किस में है आपका, +4 में है। इसको ऑक्सीडाइज करके भेज रहे हैं +6 में। ये भी बेटा किस में है, +4 में है। इसको ऑक्सीडाइज करके भेज रहे हैं बेटा +6 में। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स जो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स बेटा जो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी आपका एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये भी आपका एक्ट कर रहा है बेटा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों के दोनों कंपाउंड्स आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए पोटेशियम मैंगनेट। सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन ऑफ द, हम पोटेशियम मैंगनेट की बात कर रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्टली पोटेशियम परमैंगनेट को नहीं बना पाते हैं। आपको पहले पोटेशियम मैंगनेट बनाना होता है, उसके बाद आपके पास बनता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये बात हर बच्चे के दिमाग में बहुत ही अच्छे से रहे बेटा, बहुत ही अच्छे से रहे। उसके बाद कहते हैं ये, उसके बाद बेटा आपसे कहते हैं ये फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट +6। अब इसको सीखो, ये क्या भला है भाई, ध्यान से देखना है। तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर तुम MnO4 2 नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करोगे, है ना। क्या है बेटा ये, इधर देखो, जब तुम K2MnO4 को तोड़ते हो बेटा, जब तुम K2MnO4 को तोड़ते हो तुम्हें मिलता है 2K पॉजिटिव प्लस बेटा MnO4 2 नेगेटिव। ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं, यानी कि MnO4 2 नेगेटिव आयन एक्चुअली आपको मिलता है जब ये रिस्पेक्टिव कंपाउंड टूटता है। तो हमें जब भी अगला प्रोडक्ट बनवाएगा वो शुरुआत MnO4 2 नेगेटिव से ही करेगा। तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि ये MnO4 2 नेगेटिव आयन बेटा कहाँ से आया है, ठीक है। ये आपको देता है MnO4 नेगेटिव प्लस बेटा MnO2, ये प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब ये जो आपकी रिएक्शन होती है ना बेटा, ये आपकी एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ये क्या होती है बेटा, आपकी एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है बेटा, ये आपकी एक तरीके की डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। अब एक बच्चा सोचेगा कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वो भी बेटा हम आपको समझा देते हैं। आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखिए, यहाँ कितनी है बेटा +6 है, यहाँ कितनी है +7 है, और यहाँ कितनी है बेटा +4 है। ये आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपके पास एक M एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रख रहा है, और वो जाके कन्वर्ट हो रहा है बेटा एक तो +7 में और एक कन्वर्ट हो रहा है बेटा +4 में, है ना। मैंगनीज मैंगनीज मैंगनीज, तीनों मैंगनीज है तो मैंने यहाँ पर नाम M कर दिया है। चलो मैं यहाँ पर तुम कहते हो तो Mn कर देती हूँ। तो बेटा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हैं तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ से बेटा यहाँ आप जा रहे हैं तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है। अगर आपके पास साइमल्टेनियसली एक ही एलिमेंट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जाए तो ऑक्सीडेशन भी करे और रिडक्शन भी करे, एक साथ करे, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे when an element undergoes oxidation and reduction simultaneously,
oxidation and reduction simultaneously, so the reaction will be called as the disproportionation reaction. तो बेटा आपके सामने खुद से लिखा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रही है, बट यहीं से बात नहीं बनती, आपको इस रिएक्शन की बैलेंसिंग भी यहाँ पर पूछी जाती है ना बेटा, बैलेंसिंग भी पूछी जाती है, यानी कि आप इस रिएक्शन को कैसे याद रखेंगे, तो अब इसे सीखो बेटा। क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि MnO4 2 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसके अंदर, MnO4 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में। अब तुमने इन पूरी की पूरी रिएक्शन को दो भागों में बांट लेना है ना। एक तो तुमने ये वाला पार्ट ले लिया बेटा जिसमें तुमने MnO4 2 नेगेटिव को MnO4 नेगेटिव में जाने के लिए बोला, यानी कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, ये +7 है ना, ये +6 है बेटा और ये क्या है +7 है। अब क्या होता है, यहाँ पर +6 चार्ज है बेटा और वहां पर अगर आपका +7 चार्ज है तो आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि +7 -1 +6 के ही इक्वल होता है, तो ये दोनों चार्ज दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4 है, यहाँ पर भी कितने 4 है, तो बेटा ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। कोई भी ऐसा एटम नहीं है जो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा। चार्ज बैलेंस करना चाहते हो, यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज है, यहाँ पर एक -1 दोनों मिलाकर कितने हो गए बेटा, 2 नेगेटिव का चार्ज हो चुका है। ठीक है, ओके, अब चलो आगे। अब हम चलते हैं दूसरी बैलेंसिंग की तरफ। MnO4 2 नेगेटिव से आपने क्या बना लिया, MnO2 बना लिया बेटा। क्या बना लिया आपने बना लिया MnO2। ठीक है, क्या बना लिया, MnO2 बना लिया बेटा। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग करो। ये कितना है बेटा, +6 है, और ये कितना है बेटा, +4 है। +6 है और +4 है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, 4 कर दिए 4। अब क्यों, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, +6 -2 +4 के इक्वल होता है। राइट में कितना चार्ज है, +4 का चार्ज है बेटा। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2H2O आएगा। अब आपने वहां पर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया है, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर अब 4H पॉजिटिव को भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो रिएक्शन है बेटा, तब जाकर आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस होगी। अब आपने इंडिविजुअली दोनों की दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है, आपने बेटा इंडिविजुअली दोनों की दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया है। अब आपको दिख रहा है कि इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बता दो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पूरी की पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ये मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ सिखाया है, सब कुछ सिखाया बेटा। मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि आपने ये लास्ट क्लास में सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब आपका न्यू लेक्चर है तो आपको ये सब चीज़ें पहले से पता है। मैं लास्ट क्लास में आपको कम से कम 1 से 2 बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाई थी, तो वहाँ से आपको ये चीज़ देखनी है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपके अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन्स 2 ही करने पड़ेंगे, तभी आपकी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है बेटा, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2MnO4 2 नेगेटिव से आप गए 2MnO4 नेगेटिव बेटा +2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी, आपकी हाफ वाली। अब दोनों को ऐड कर दो बेटा। अब आप एक तो रिएक्शन नंबर 1 और एक बेटा अपनी रिएक्शन नंबर 2 को ऐड कर दो, दोनों की दोनों रिएक्शंस को बेटा ऐड कर दीजिए, है ना, ऐड कर दो 1 + 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2MnO4 2 नेगेटिव बेटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड का सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करो, 4H पॉजिटिव प्लस बेटा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 2 नेगेटिव, प्रोडक्ट में आपके पास बनेगा बेटा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस बेटा कितना 2H2O। ये सब चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी। ये आपकी बेटा ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, 3 MnO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स यू बेटा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस बेटा MnO2 प्लस बेटा 2H2O।
तो ये आपकी एनसीईआरटी में आपको पूरी रिएक्शन लिखी हुई दिखती है, बट इस तरीके से ये जाके बैलेंस होती है बेटा, इस तरीके से ये जाके बैलेंस होती है। तो बहुत से बच्चों को ये रिएक्शन बैलेंस करनी नहीं आती। डिस्प्रपोर्शनेशन की तो कुछ नहीं करना है, दोनों को अलग अलग बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम रखना है ना, मीडियम कौन सा रखना है बेटा, एसिडिक मीडियम रखना है। दोनों को बैलेंस करा, ऐड कर दिया। ऐड करते समय बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। बस मैंने सिखाया था ना, इधर 4 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, पानी को ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो। इधर कितने 4 इधर 2, तो मैंने 2 H2O को ऐड कर दिया ताकि मेरे ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। फिर मेरे हाइड्रोजन डिस्टर्बिंग हो गए, तो मैंने हाइड्रोजन के हिसाब से यहाँ पर उल्टी तरफ 4H पॉजिटिव को ऐड बेटा कर दिया है। ठीक है बेटा, ओके। तो मैम ये हमारी एक प्रिपरेशन हो गई बेटा। तो ये रिएक्शन जो है आपकी मैंने आपको बता दिया है कि ओवरऑल किस तरीके से सॉल्व होगी। अब यहाँ पर आपके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर आपके पास आप Mn+2 आयन की हेल्प से अपना S2O8 2 नेगेटिव आयन लेते हैं। ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है MnO4 नेगेटिव में, और ये बेटा कन्वर्ट हो जाता है सल्फेट में। ये होती है बेटा आपकी रिएक्शन। इस रिएक्शन से बोर्ड्स में ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास प्रेजेंट है तो बस आपको पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके से हो रहा है। S2O8 2 नेगेटिव का बेटा स्ट्रक्चर बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, तो वो भी मैं बता देती हूँ। ये होता है बेटा S2O8 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ये होता है बेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपके पास सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बेटा +6, यहाँ पर आती है आपकी सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है, Mn+2 और MnO4 नेगेटिव में आपको बेटा क्या दिखाई देता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ध्यान रहे। अब चलते हैं बेटा आगे की तरफ। अगली चीज जो आती है बेटा, अगली चीज जो आपके पास आती है दैट इज बेटा, अगला मेथड जो आपका प्रिपरेशन का आता है दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेटा K2MnO4। K2MnO4 की इलेक्ट्रोलिसिस जब आप करते हैं तब भी आपको KMnO4 मिल सकता है। अब कैसे, ये आपको सीखना है, क्योंकि बेटा देखो आपने जब सबसे पहले प्रिपरेशन को स्टार्ट करा था ना, तो आप सबसे पहले यहीं पे ही आके रुकते हो, आपको डायरेक्टली कभी भी पोटेशियम परमैंगनेट नहीं मिल पाता। आप हमेशा K2MnO4 पे आके ही रुकते हो, और उससे ही आपको फर्दर अपना पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर करना होता है। तो अब आप कैसे करेंगे, देखो बेटा ये रिएक्शन कोई भी बच्चा कभी भी रट नहीं सकता। मैं चाहूँ तो इनको लिखवा सकती हूँ जैसे एनसीईआरटी में लिखी है, बट अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम्हें कभी भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में परेशानी कभी नहीं होगी बेटा। तो इनको बहुत अच्छे से सीख जाओ, एक बार सीख जाओगे तो तुम्हें कभी भी दोबारा इसको तुम नहीं भूलोगे। तो तुम्हें याद नहीं करना है, तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें हर चीज़ को समझना है। रेडॉक्स चैप्टर में बैलेंसिंग हम करके आते हैं बेटा, तो वहीं से ही ये बैलेंसिंग आप कर रहे हो। आपको नहीं भी आती है तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दी थी कि आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ K2MnO4 करो। तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के टाइम पर बेटा, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले हो तो आपके पास प्रेजेंट है आपका एक इलेक्ट्रोलाइट। कौन प्रेजेंट है बेटा, आपका एक इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो आयंस में टूट सकता है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट कौन है आपका, K2MnO4। जब ये टूटता है तो आपको देता है 2K पॉजिटिव बेटा MnO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले आपको बेटा हमेशा एक कैटायन मिलता है, हमेशा बेटा आपको एक कैटायन मिलता है, और हमेशा क्या मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, एनायन मिलता है। अब देखो बेटा कैटायन जो है वो मूव करके जाएगा, कैटायन जो है वो मूव करके जाएगा बेटा कैथोड के पास, क्योंकि कैथोड पर जो साइन होता है वो क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए हो। और एनायन में जो है, एनायन कहाँ जाएगा बेटा, एनोड पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनोड का जो साइन होता है बेटा वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड का साइन क्या होता है बेटा, आपके पास पॉजिटिव होता है। कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव। ठीक है, कैथोड इज नेगेटिव,
एनोड इज पॉजिटिव। अब क्या होता है बेटा, कैथोड पे क्या होगा? नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कैथोड पर क्या होगा बेटा, व्हाट विल हैपन एट द कैथोड सरफेस। तो आप लिख सकते हैं कि आपका K पॉजिटिव रेड्यूस हो जाता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और बन जाता है पोटेशियम, क्योंकि कैथोड पर तो बेटा हमेशा आपको पता है कि क्या होती है, कैथोड पर बेटा हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, धरती फट जाए, आसमान फट जाए, कुछ भी हो जाए, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि बेटा एनोड पे क्या होगा, अगर इसी तरीके से बेटा मैं पूछूं कि एनोड पे क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि MnO4 2 नेगेटिव जो है कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 नेगेटिव में प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, यहां बेटा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6 और यहां आएगी बेटा +7। इस तरीके से आपके पास आ जाएंगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको मिल चुका है बेटा आपका डिजायर्ड आयन, जिसका नाम क्या है, मैंगनीट आयन, है ना बेटा। MnO4 नेगेटिव आपको चाहिए था, वो आपको मिल चुका है। ये कैसे मिला बेटा आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ योर रिस्पेक्टिव कंपाउंड K2MnO4। पहले बेटा आपका इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, है ना, केटाइन मिलेगा, एनाइन मिलेगा, केटाइन एक इलेक्ट्रोड पे जाएगा, एनाइन एक इलेक्ट्रोड पे जाता है। हम सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ें क्लास 12th में ही पढ़ चुके हैं, आपने हर चीज़ कवर की है। 11th का नहीं है, ये 12th का पोर्शन है। कैथोड पे रिडक्शन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, एंड यू हैव गॉट योर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा हर बच्चे को। ओके मैम। इसके बाद बेटा अब आपके पास आती हैं प्रॉपर्टीज। आपका जो KMnO4 है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इस पर से सवाल आता है बेटा, प्रिपरेशन से तो आता ही है, प्रॉपर्टीज से भी सवाल आता है। तो क्या आता है, डार्क पर्पल। सबसे पहले बेटा इनका ना आप कलर याद रखेंगे। सबसे पहले बेटा इनका कलर याद रखो कि ये डार्क पर्पल क्रिस्टल्स होते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं विद मेटालिक क्लस्टर। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब आप जानते हैं, देखो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे बहुत बार ये शब्द को पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या है कि सॉलिड में आपके पास जो एटम्स प्रेजेंट हैं या जो भी स्पीसीज प्रेजेंट है, एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या है बेटा कि आपके जो स्पीसीज है वो ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज्ड हो। जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ एक टायर है, वो भी तो सॉलिड है, तुमसे बोलूँ कि बेटा एक आयरन का पीस है, वो भी सॉलिड है, पर कुछ ना कुछ दोनों में डिफरेंस तो है। तभी हम टायर को दबा देते हैं, काट देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बट आयरन के साथ हम ऐसा इजीली नहीं कर पाते। तो है तो दोनों ही सॉलिड, पर अंदर कुछ ना कुछ दोनों के डिफरेंस ज़रूर है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस ज़रूर है। तो अगर अंदर के जो रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स है वो थोड़ा ऑर्डर्ड मैनर में हो तो उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और अगर वही अंदर के पार्टिकल्स थोड़े डिसऑर्डर्ड मैनर में हो तो हम उसे अमरफस कहते हैं। जैसे मान लो बेटा मैं तुम्हारे सामने एक ऐसे ये बना दूं, ये सॉलिड का पीस है ना, अब ये इस तरीके से सब एक के नीचे एक ऐसे ऑर्डर्ड मैनर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है बेटा, ऐसे ऑर्डर्ड मैनर में प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर मैं यहीं पर एक दूसरा सॉलिड बनाऊं जहां मैं रैंडमली कुछ भी लगा दूं, डिसऑर्डर्ड वे में मेरे रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉलिड को बेटा अमरफस सॉलिड कहा जाता है। ये बेसिक मीनिंग होता है, बहुत बार आप इससे शब्द से टकरते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अब से आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, मेटालिक लश्यर होता है, लश्यर का मतलब थोड़ी सी शाइन रहती है, मेटालिक लश्यर थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस होता है। ठीक है बेटा, स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर होता है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। उसके बाद है बेटा डीकम्पोजिशन ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन, 513 केल्विन दोगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। उसके बाद है बेटा अगर हम बात करें इसके ऊपर एक्शन ऑफ हीट क्या होता है तो वो देखते हैं। तो बेटा एक्शन ऑफ हीट आपके पास क्या रहता है, अब ये देखिए एक्शन ऑफ हीट, एक्शन ऑफ हीट में बेटा वी हैव KMnO4। जब आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये टूट जाता है K2
MnO4 में प्लस MnO2 में एंड प्लस बेटा O2 में, इसके अंदर हो जाती है इसकी ब्रेकेज और आपको इस तरीके से एक प्रोडक्ट मिलता है। देखो, तुमने पोटेशियम मैंगनेट से ही पोटेशियम परमैंगनेट बनाया था, है ना, तो जब तुम इसे तोड़ोगे तो तुम्हें ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसे एक प्रोडक्ट याद हो जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है MnO2 और हमेशा चाहे तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करो चाहे तुम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करो, दोनों के दोनों टूटकर हमेशा तुम्हें O2 तो बेटा देंगे ही देंगे। सवाल ये पूछा जा चुका है कि पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब भी तुम तोड़ते हो बेटा तो क्या तुम्हें O2 मिलता है, तो आंसर है दोनों के टूटने पर हमें O2 मिलता है, चाहे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें या हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब अगली चीज आती है बेटा, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इट एक्ट्स एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट एक्ट्स एज अ बेटा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताइए, अब बेटा मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शब्द का क्या मतलब होता है। लास्ट क्लास में मैं आपसे ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका मतलब होता है बेटा जो सेल्फ का क्या करे, जो खुद का क्या करे बेटा रिडक्शन कर दे, और अदर्स का दूसरों का क्या करे, है ना, सेल्फ का तो करे बेटा रिडक्शन और दूसरों का क्या करे ऑक्सीडेशन करे, ऐसे रिस्पेक्टिव एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा होने के लिए एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट, एलिमेंट बेटा must be present in its highest oxidation state, in its बेटा highest oxidation state। एलिमेंट जो है अपनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए। सब बातें मैं तुम्हें सिखा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में सब बातें सिखा चुकी हूँ, अब बस फिर से उनके बारे में लिख रही हूँ कि जो चीज़ वहाँ अप्लाई हो रही थी वही चीज़ बेटा यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, उसने बेटा हर हालत में होना ही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे आपने MnO4 नेगेटिव लिखा था तो आप इसके ऊपर लिख लीजिए बेटा X, है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कैसे निकालेंगे, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू कितनी बेटा +7, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी +7 आ जाएगी। और अगर मैं आपसे बात करूं मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो आपके पास होती है बेटा आर्गन 3d5 4s2। क्या होती है बेटा आर्गन 3d5 4s2 होती है। तो जब आप मैंगनीज +7 लिखेंगे, जब बेटा आप मैंगनीज +7 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपल आर्गन, है ना, सिंपल बेटा आर्गन 18 आपके पास आ जाएगा और आप लिखेंगे 4s0 3d0। तो बेटा अगर आप MnO4 नेगेटिव को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हो वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तो नॉर्मल गैस बन चुका है। अब वो अपने अंदर से और इलेक्ट्रॉन को कैसे निकलने दे सकता है। मैंगनीज बेटा जो +7 है वो तो अब रिड्यूस ही होगा, वो अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंगनीज यहाँ पर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। आप अगर ये सोचो कि MnO4 नेगेटिव जो है +7 से ऑक्सीडाइज होकर सोचो बेटा कि Mn+8 में चला जाए, ये तो कभी इस जन्म में तो पॉसिबल बेटा है नहीं, क्योंकि बेटा ये बन चुका है अब आर्गन, है ना, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंगनीज +7 बन चुका है आर्गन, और उसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन का निकल पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये अब फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। और अगर ये अपना सेल्फ रिडक्शन कर सकता है तो इसका मतलब ये दूसरे का ऑक्सीडेशन ही करेगा, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा। ये बात तो बेटा तय हो गई है, ये बात तो बेटा तय हो गई है, ये बात आप कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी कीमत पे नहीं भूलेंगे। ठीक है, मैं साइड में हट गई हूँ, आप लिख सकते हैं।
क्या आता है बेटा, अब क्या होता है अगली चीज कि आपका जो MnO4 नेगेटिव होता है बेटा, जो आपका MnO4 नेगेटिव होता है यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट में जो आपका परमैंगनेट आयन होता है बेटा, जो आपका परमैंगनेट आयन होता है, अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में बनता है। ये न्यूट्रल मीडियम में भी बन सकता है, बेसिक मीडियम में भी बन सकता है और एसिडिक मीडियम में भी बन सकता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं कि ये एसिडिक मीडियम में किस तरीके से बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में, है ना बेटा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिडिक मीडियम के बारे में। बेटा बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ से सवाल आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसके अंदर, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो बैलेंसिंग करते हैं, तो ये कलर ले लेते हैं। यहाँ कितना बेटा +7 है, यहाँ कितना है बेटा +2 है, कितना है बेटा यहाँ पर +7, यहाँ +2, तो मुझे इधर ऐड करने पड़ेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। 7 - 5, 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं -5 लिख रही हूँ। 7 - 5 = +2 हो गया मेरा रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस। अब तुम्हें मैंने क्या सिखाया था एसिडिक मीडियम में, है ना, कैसे बैलेंसिंग करते हैं। इधर 4 ऑक्सीजन है और उधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो सिंपल बेटा यहाँ पर 4H2O को ऐड कर दो। अब तुमने यहाँ पर हाइड्रोजन को छेड़छाड़ कर दी है, तो यहाँ पर 8H पॉजिटिव डाल दो, हो गई बेटा रिएक्शन बैलेंस। यू आर बैलेंस्ड विद योर रिएक्शन। तो बेटा ऐसे आपकी एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होगी, ऐसे बेटा आपकी एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग होगी, है ना। ध्यान रहे बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब आपका MnO4 नेगेटिव का जो है एसिडिक मीडियम में, है ना बेटा, MnO4 नेगेटिव का एसिडिक मीडियम में जो है आपका N फैक्टर क्या होता है, N फैक्टर क्या होता है बेटा। तो आप कैसे बताएंगे, आपको कभी भी रिएक्शन को देख के N फैक्टर बताना होता है, तो आप कैसे करते हो, आप कैसे करते हो बेटा। अगर आपको N फैक्टर बताना है तो आप लिखते हो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। ये आपको करना होता है N फैक्टर निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। क्या है बेटा, प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ये कितना है बेटा 7 है, हमेशा इसके साथ मॉड भी रहेगा, तो आंसर बेटा आपके पास कितना आया 5। N फैक्टर कितना है 5। ध्यान रहे बेटा, N फैक्टर निकालने का तरीका यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि हमारे पास N फैक्टर का क्या मतलब होता है, तो बेटा वो भी मैं बता देती हूँ। N फैक्टर का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स का जो है आदान प्रदान एक्सचेंज कितना है। N फैक्टर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में अभी हम नहीं ज़्यादा बात करेंगे, रेडॉक्स चैप्टर में आप उस चीज़ को पढ़ते ही हो, बस इतना ध्यान रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का जो एक्सचेंज है आदान प्रदान है वो 5 इलेक्ट्रॉन का है, तो इसका N फैक्टर 5 है। अब ये निकाला कैसे जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्रोडक्ट माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ रिएक्टेंट विद अ मॉड साइन, कि अगर आपका नेगेटिव भी आंसर आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है बेटा, इसी तरीके से वो आपसे इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता है। इसी तरीके से बेटा वो आपसे इक्विवेलेंट वेट भी पूछ सकता है, जो कि आपके पास होता है E, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय N फैक्टर। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसका होता है 158 डिवाइडेड बाय N फैक्टर 5। KMnO4 का लिखेंगे हम यहाँ पर पूरा मास, N फैक्टर 5 पुट करके इक्विवेलेंट वेट आता है बेटा 158 डिवाइडेड बाय 5। ये बात कोई भी बच्चा अपने दिमाग में से ना निकाले, ठीक है। इसी तरीके से बेटा मैं हट गई हूँ साइड में, आप लिख सकते हैं एसिडिक मीडियम होने के बाद आप लेंगे बेटा बेसिक मीडियम। अगर आपके पास बेसिक मीडियम नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा स्ट्रांगली एल्केलाइन, है ना। क्या लिखा होगा बेटा, स्ट्रांगली एल्केलाइन। अगर बेसिक नहीं लिखा होगा तो स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम लिखा होगा, ठीक है बेटा। तो कैसे, कुछ नहीं है बेटा, यहां पर आप MnO4 नेगेटिव से सिंपल कन्वर्ट हो जाते हो MnO4 2 माइनस में, बस, ठीक है। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा, यहां आता है आपके पास +7,
यहाँ आता है बेटा +6, तो मुझे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। कितना ऐड करना पड़ता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को मुझे ऐड करना पड़ता है। तो बस इतना ध्यान रखना है, इस केस में n फैक्टर आपके पास कितना आ जाएगा बेटा? 1 आ जाएगा। तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 158। यानी कि बेटा कितना? 158 बेसिक मीडियम में। कितना बेटा? बेसिक मीडियम में। उसके बाद बेटा थर्ड केस आपके पास आता है कि आपने देखा अपना न्यूट्रल मीडियम। क्या देखा बेटा आपने? न्यूट्रल मीडियम। अब न्यूट्रल मीडियम में आप कैसे करते हो? व्हाट यू डू इन द न्यूट्रल मीडियम? तो बेटा आपके पास आता है MnO4 नेगेटिव, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? MnO2 के अंदर। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +7। यहाँ कितनी है बेटा? +4। बहुत ही प्यार से मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देती हूँ। 7 - 3 = +4। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पर 2 H2O को ऐड करना पड़ेगा, और मुझे फिर यहाँ पर 4 H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे। आई एम नाउ हेयर विद द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ योर न्यूट्रल मीडियम। बहुत ही प्यार से आप बता सकते हैं बेटा कि n फैक्टर कितना है? 3 है। और आप बहुत ही प्यार से बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट है बेटा m/3, यानी कि 158 डिवाइडेड बाय 3। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ अब तुम एक ट्रिक से याद रखोगे ये सब चीज़ें, n फैक्टर्स वगैरह सब। तो बेटा तुम्हारा जो MnO4 नेगेटिव आयन होता है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना? किस किस मीडियम में? न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और बेसिक मीडियम में NaB लिख सकती हूँ मैं। न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर होता है 3, एसिडिक मीडियम में 5 और बेसिक मीडियम में 1। तो NaB 351 से तुम याद रख सकते हो, है ना? न्यूट्रल मीडियम में बेटा ये जाकर कन्वर्ट होता है MnO2 में, और एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है बेटा Mn+2 में। यहाँ ये कन्वर्ट होता है MnO4 2- में। ये इतनी चीज आपको हर हालत में याद होनी चाहिए। इस बॉक्स से सवाल आने के चांसेस बेटा बहुत सारे होते हैं। जहाँ पर भी मैम 3 स्टार लगा देती हैं वो चीज़ उसी वक्त बेटा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी वक्त बेटा बेहद इंपॉर्टेंट वो चीज हो जाती है, ध्यान रहे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पोर्शन पे। ये हो जाने के बाद नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द बैलेंसिंग। अब क्योंकि बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। किसकी हेल्प से? KMnO4 की हेल्प से। जैसे बेटा आपके पास प्रेजेंट है आपका MnO4-। अब देखो वो किस किस के साथ ऑक्सीडेशन कर सकता है ना? आप ले लो बेटा या तो NO2- ले लो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा? NO3- में कन्वर्ट कर देगा, है ना? SO3 2- ले लो बेटा, उसको कन्वर्ट कर देगा SO4 2- में, है ना? H2S ले लो बेटा, उसको कन्वर्ट कर देगा सल्फर में, है ना? C2O4 2- आयन ले लो बेटा, ऑक्सलेट को कन्वर्ट कर देगा CO2 में। या आप ले लो बेटा Br- का आयन, उसको कन्वर्ट कर देगा Br2 में। इस तरीके से बेटा ये सारी के सारे रिएक्शंस को करता है ना? इस तरीके से बेटा ये सारे के सारे रिएक्शंस को करता है। ध्यान से देख लीजिए, सब में ऑक्सीडेशन कर रहा है, सभी में ऑक्सीडेशन कर रहा है। यहाँ बेटा कितना है आपके पास? +3 है। यहाँ बेटा आपके पास कितना है? +5 है। यहाँ आपके पास +4 है, यहाँ +6 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। तो सभी में ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है ना बेटा? सभी में ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है। MnO4 नेगेटिव है। हम सबसे पहले जो हमारा मीडियम ले रहे हैं बेटा, हम जो सबसे पहले अपना मीडियम ले रहे हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडियम ले रहे हैं।
तो ये बेटा खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn+2 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये खुद किस में कन्वर्ट होगा और दूसरे को किस में कन्वर्ट कर रहा है। ओके बेटा, ये बात ध्यान रहे। अब मैं इसमें से आपको बैलेंसिंग करना सिखाती हूँ। अब आप सीखेंगे कि आपको किस किस तरीके से बैलेंसिंग करनी है। ठीक है बेटा, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर। हम ये दोनों केसेस वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इनको फिर से अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बाकी के पोर्शंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, आप लिख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले H2S से सल्फर की जो ऑक्सीडेशन है उसके लिए रिएक्शन लिख रही हूँ। तो क्या होगा बेटा, आपके पास H2S है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, इसको बेटा हम यहीं लिखते हैं अच्छे से। तो बेटा आपके पास है H2S, वो जाके कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सल्फर के अंदर। सबसे पहले बेटा चार्जेस को लिखिए, ये कितना है -2 और ये कितना है बेटा 0, है ना। इसका मतलब है कि अगर वहाँ पर -2 चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है, तो आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। कर दिया दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐड। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 2। क्या वहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए। आपकी रिएक्शन बेटा बैलेंस हो चुकी है, योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इतनी छोटी सी चीज़ है बस। -2 चार्ज था, 0 था, बैलेंस नहीं है। तो -2 की वजह से मैंने वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो मेरे पास जो है दोनों तरफ बैलेंसिंग हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे, वहाँ पर एक भी नहीं था, तो मैंने वहाँ पर 2H पॉजिटिव को ऐड कर दिया। इस तरीके से बेटा आप बैलेंसिंग इसकी कर सकते हो। फिर आ जाओ C2O4 2 नेगेटिव से CO2। क्या बेटा, C2O4 2 नेगेटिव से आप जा रहे हैं किस में, CO2 में। अब CO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 2x + 4 = -2 = -2। 2 4 8 और 2 कितने, 6। और 2x बेटा कितना आ गया, 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, +3, है ना। लेकिन +3 एक कार्बन की आई है, आपको तो 2 कार्बन की निकालनी है, तो आपको 2 कार्बन के लिए +3 × 2 करना पड़ेगा बेटा। तो वो आएगा आपके पास +6, है ना, +6 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 कार्बन है, एक कार्बन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ +6 का चार्ज है, यहाँ पर +4 का चार्ज है, तो +4 × 2 बेटा, +4 × 2 जब आप करोगे तो चार्ज आएगा कितना, +8 आएगा बेटा। कितना चार्ज आएगा आपके पास, +8 आएगा। यहाँ बेटा +6 और यहाँ बेटा कितना, +8 का चार्ज। तो अब आपको +6 और +8 के लिए यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। बस मेरी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। देखो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दिया है। एक कार्बन के लिए +3 है, तो 2 कार्बन के लिए +6 हो जाएगी। तो मैंने कार्बन के ऊपर +6 लिख दिया। यहाँ पर एक कार्बन था, वहाँ पर 2 कार्बन थे, तो मतलब यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक कार्बन पे +4 का चार्ज है, निकाल लोगी ना बेटा। ये कैसे निकालोगे, x + 2 × -2 = 0। तो x = +4 आपके पास क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। एक ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा आपके पास +3 आई है, और बेटा एक ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +4 आई है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आई है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई है, पर 2 कार्बन है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिख दिया, बैलेंस्ड। योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड बेटा, यू आर बैलेंस्ड विद योर केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आ जाओ बेटा Br नेगेटिव वाले केस में। Br नेगेटिव लिखा हो सकता है, I नेगेटिव भी लिखा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको Br2 में कन्वर्ट कर दो या फिर बेटा I2 में कन्वर्ट कर दो, है ना। यहाँ पर बस आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, है ना, है ना। इसमें से कोई भी हो सकता है बेटा, तो एक ले लेते हैं। तो Br नेगेटिव से आप किस में जा रहे हो बेटा, Br2 में जा रहे हो। अब राइट की तरफ आपके पास 2 ब्रोमीन है, तो आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × -1 कितना हो जाएगा बेटा, -2।
तो इस वजह से मुझे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा करना पड़ेगा। 2 इंटू -1 -2 का चार्ज है, यहाँ पर 0 का चार्ज है। Br2 पे कितना चार्ज होता है बेटा? Br2 पे आपके पास चार्ज होता है 0, तो इसलिए आपने वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया है। तो तुमने इंडिविजुअली इन सब बैलेंसिंग को देख लिया है। तुम ये बैलेंसिंग ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। ये तुमने यहाँ लिख ली है, ये बेटा तुमने यहाँ लिख ली है, और ये तुम्हारे सामने यहाँ हो गई है। तो हाफ रिएक्शन की बैलेंसिंग जितनी भी एनसीईआरटी में प्रेजेंट है सब तुम्हारे सामने तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पे है। ये कर लिया। अब देखो बेटा तुम इसे कभी भी रट नहीं सकते, तुम इसे कभी भी ऐसे याद नहीं कर सकते, ये तुम्हें समझना ही पड़ता है। और इतनी सारी बैलेंसिंग हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, आज की क्लास में भी हम इतनी सारी बैलेंसिंग कर चुके हैं। तो बैलेंसिंग पर तो बेटा अब आपका हाथ बहुत ही अच्छे से बैठ जाना चाहिए। करेक्ट, बहुत ही अच्छे से बैठ जाना चाहिए बेटा। अब मैं इसमें से कोई भी एक रिएक्शन को आपको कंप्लीटली बैलेंस करना सिखाती हूँ। जैसे कि हम रिएक्शन लेते हैं बेटा, हम रिएक्शन लेते हैं कि आपके पास प्रेजेंट है C2O4 2 नेगेटिव और आपसे कह रहा है MnO4 नेगेटिव, है ना, और बस इतना लिख दिया है उसने H पॉजिटिव बस, और कह रहा है अब आप पूरी की पूरी रिएक्शन को बैलेंस करिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो C2O4 2 नेगेटिव का आयन जब MnO4 नेगेटिव आयन के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम में बेटा, जब करता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आपको खुद से याद होना चाहिए। हो सकता है कि वो कभी कभी आपको प्रोडक्ट ना दे, है ना। अब ऑक्जेलेट आयन है बेटा, ये क्या है आपका ऑक्जेलेट आयन है, और वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अब देखो पहले इंडिविजुअली ये किस में जा रहा है, +3 से +4 में जा रहा है। ये किस में जा रहा है बेटा, +7 से +2 में जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है, सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है ना बेटा। यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये रिडक्शन हो रही है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा इस बात को भूल सकता है कि MnO4 नेगेटिव तो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होगा, वो और कुछ तो वैसे भी नहीं हो सकता, वो बेटा और कुछ तो वैसे भी नहीं हो सकता, है ना, कुछ और बेटा वो नहीं हो सकता। अब अलग अलग रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा, है ना, अलग अलग बैलेंस करो। C2O4 2 नेगेटिव से हम किस में जा रहे हैं, CO2 में जा रहे हैं। अभी बेटा तुमने पीछे बैलेंस करा है, यहाँ पर 2 लिखा था, यहाँ +4 का चार्ज था बेटा, यहाँ पर आपके पास कितना चार्ज था, +3 × 2 कर दिया था, यहाँ +4 × 2 कर दिया था, तो कितना आया था आपके पास, 2 4 8, यहाँ 2 3 6। तो हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले थे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई थी। आप यहाँ पे +3 लिख सकते हो, +6 लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगे। आप +6 लिख रहे हो तो आप 2 कार्बन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, +3 लिख रहे हो तो 1 कार्बन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, है ना। आपको पता होना चाहिए कि +3 और +6 अगर लिखा है तो उसका क्या मतलब है ना, ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर +6 लिखा है तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि मैं 2 कार्बन के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बेटा MnO4 नेगेटिव से आप किस में जा रहे हैं, Mn+2 में। और ये रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे एन फैक्टर निकालते समय पूरी की पूरी बैलेंस कराइए प्यारे प्यारे बच्चों। +7 में तुमने 5 इलेक्ट्रॉन्स को डाला था, प्लस तुमने 8H पॉजिटिव डाला था बेटा, और तुमने यहाँ पर 4H2O भी डाला था। इतना तुमने बैलेंस किया था। अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा, अब तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी की पूरी रिएक्शन को यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरी की पूरी रिएक्शन को बेटा यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, और ये पूरी की पूरी रिएक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तब आप इन्हें ऐड करेंगे, तब आपकी ओवरऑल रिएक्शन बनेगी। तो बेटा पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5C2O4 2 नेगेटिव, 5 2 10 CO2 प्लस 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। यहाँ पर कितना 8 2 16H पॉजिटिव, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO4 नेगेटिव बेटा gives you 2Mn प्लस 2 प्लस 2 4 8H2, ये मिलेगा बेटा आपको। अब दोनों की दोनों रिएक्शंस को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास आएगा
5C2O4 2 नेगेटिव प्लस बेटा 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 MnO4 नेगेटिव गिव्स यू बेटा 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ये आपकी ओवरऑल जो बैलेंस है वो रिएक्शन आ जाएगी बेटा, है ना। ओवरऑल रिएक्शन जो है आपकी जो बैलेंस्ड है वो आ जाएगी, करेक्ट। प्लस बेटा 10CO2 प्लस कितना 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा हो रहा है कि कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है बेटा। तो आप ध्यान रखना आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। आपने इस पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करा, है ना, इस रिएक्शन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 2 16, 5 2 10, 2 2 2 4 8 और बस पूरी की पूरी रिएक्शन को ऐड कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बैलेंसिंग आपने यहाँ पर सीखी है। यहाँ से आप बेटा आप अपनी बैलेंसिंग को सीख रहे हैं, किस तरीके से हमने बैलेंसिंग को करा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो बेटा तुम्हें ये हाफ रिएक्शन तो पता है, अब वो तुम्हें इसके साथ दे दे, इसके साथ दे दे, इसके साथ दे दे, क्या तुम फंसने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं बेटा। क्या तुम फंसोगे? बिल्कुल भी नहीं फंसोगे। तो तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम्हें बेसिक पता है बेटा तो तुम्हें कभी भी कोई परेशानी वैसे भी नहीं होने वाली है। तो बेसिक तो पता होना बहुत ज़रूरी है। लिखो बेटा इसे, है ना, लिखो इसे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था बेटा आपका जो है एसिडिक मीडियम। अब कभी भी आपसे बैलेंसिंग के समय कभी भी बेटा आपसे बैलेंसिंग के समय बोल दे वो न्यूट्रल मीडियम, तो आप बैलेंसिंग कर ही लेंगे। वो कभी कभी न्यूट्रल की बजाय बेसिक भी लिख सकता है ना। इसका मतलब सेम ही मीनिंग होता है ना। क्या मतलब होता है बेटा? इसका सेम मीनिंग होता है, यानी कि जब आपको वो न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग करवाना चाहता है तो वो कभी कभी बेसिक भी लिख देता है। लेकिन हमेशा ध्यान रहे, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रहे, जब भी उसको आपसे बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में करानी होगी, जब भी बेटा उसको आपसे बैलेंसिंग बेसिक मीडियम में करानी होगी तो वो आपसे बेसिक मीडियम नहीं लिखेगा, वो आपके सामने लिखेगा बेटा स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम। वो कभी भी बेसिक मीडियम नहीं लिखेगा, वो आपके सामने लिखेगा बेटा स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम। ये आपको ध्यान रहे, ये बात आप अपने दिमाग में से निकालेंगे नहीं। ये बात बेटा आपको ध्यान रहे, स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम होगा। अगर बेसिक मीडियम में उसको आपसे बैलेंसिंग करानी है तो वो स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम लिखेगा। और अगर वो आपसे न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग कराना चाहता है, अगर वो आपसे न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग करवाना चाहता है तो वो या तो आपके सामने रिएक्शन में लिखेगा न्यूट्रल मीडियम या वो लिखेगा बेसिक मीडियम। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, नहीं तो बेटा फिर गलती होने के चांसेस ऑब्वियसली हो जाएंगे। ये बातें हर बच्चे को नहीं पता होती। अगर आपको पता है तो आप दूसरों से थोड़े ऑलरेडी अलग हो चुके हैं, ठीक है, ध्यान रहे बेटा। अब मैं आपको एक बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम में। किस में बेटा? स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम में। सबका ध्यान रहे बेटा ब्लैक बोर्ड पर, सभी लोग बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, है ना बेटा। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर बहुत अच्छे से देखेंगे। अब स्ट्रांगली एल्केलाइन मीडियम का मतलब क्या है बेटा? कि वो आपसे सिंपली बेसिक मीडियम की ही बात कर रहा है ना। तो नैब के हिसाब से 351 आप जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप MnO4 नेगेटिव से सबसे पहले तो MnO4 2 माइनस जाएंगे हमेशा, है ना। तो ये आपकी +6 होती है, ये +7 होती है। तो हाफ सेल की
बैलेंस रिएक्शन तो आपके पास ऑलरेडी है ना बेटा। हाफ सेल की बैलेंस रिएक्शन तो आपके पास एक तो ऑलरेडी ही प्रेजेंट है, तो आधा काम तो तुम्हारा वैसे ही बहुत आसान हो गया। अब इसमें ना बेटा एक ही सवाल पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कुछ इस तरीके से कि I नेगेटिव से IO3 माइनस हम जा रहे हैं तो हमारी रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे होगी, यानी कि MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स यू IO3 माइनस 1 प्लस बेटा MnO4 2 नेगेटिव। ये तुम्हारे पास ऐसे सवाल रहेगा। ध्यान रहे तुमको मैंने एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव से I2 सिखाया है। मीडियम कौन सा है, एसिडिक है बेटा। और जब मैं तुम्हारे सामने मीडियम स्ट्रांगली एल्केलाइन लिख रही हूँ तो मैं तुम्हें बेसिक मीडियम में सिखा रही हूँ कि वो I नेगेटिव से I2 में नहीं जा रहा है बेटा, वो IO3 माइनस 1 में जा रहा है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +5 हो गई है ना। 2 3 6 +5 हो गई है ना। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑक्सीडेशन कर रहा है। अब तुम बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे होती है उसको सीखो, है ना बेटा। बेसिक मीडियम की बैलेंसिंग सीखो। ये तो तुमने अलग लिखकर अपना बैलेंस कर लिया है ना बेटा। ये तो तुमने अपना अलग लिखकर बैलेंस कर लिया है कि MnO4 नेगेटिव से MnO4 2 माइनस तुम गए, यहाँ +7 था, यहाँ +6 था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर तुमने हाफ रिएक्शन को यहाँ कर लिया है बेटा बैलेंस। अब इसे भी करो। आयोडीन पर -1 चार्ज है और IO3 पर भी -1 चार्ज है। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको सीखना है। सबका ध्यान ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए बेटा। इस पर बेटा कितना चार्ज है, +5 है। यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा, -1 है। इस पे आयोडीन पे कितना चार्ज है, -1। यहाँ आयोडीन पे कितना चार्ज है, +5। तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। मुझे ऐड करने पड़ेंगे बेटा यहाँ पर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि -6 + 5 = -1 होता है। तभी मेरा दोनों आयोडीन के ऊपर जो चार्ज है वो बैलेंस होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिख देती तो +5 - 5 0 हो जाता, तो हमारा आंसर ही नहीं आ पाता। मैं 4 लिख देती तो +5 - 4 + 1 आता, तब भी मेरा -1 के इक्वल नहीं होता। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को डाल के हमने आयोडीन पे जो चार्ज है वो दोनों तरफ सेम कर लिया है, यानी कि हमने आयोडीन पे जो चार्ज है उसे बैलेंस कर लिया है। ठीक है बेटा। अब क्या है, आपको क्या देखना है, यहाँ पे कितना ओवरऑल चार्ज है। अब आप यहाँ पर ओवरऑल चार्ज देखेंगे बेटा तो वो कितना है, एक तो IO3 पर पूरा का पूरा चार्ज है -1, एक तुमने 6 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं, यानी कि तुमने -6 का चार्ज दे दिया है, तो यहाँ पर -7 का चार्ज है। ओवरऑल चार्ज यहाँ पर कितना है, -7 मैंने लिख दिया है। IO3 पर -1 है और +6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब -6 का चार्ज दे दिया है = -1। ठीक है। और यहाँ पर बेटा इधर कितना चार्ज है, इधर तो आयोडीन पर -1 चार्ज ही है। अब आपको इन चार्जेस को भी बैलेंस करना है, पर आपको बैलेंस करने के लिए सिर्फ हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड किए जाएंगे। तो -7 और -1, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर 6 OH नेगेटिव ऐड कर देती हूँ। जो मेरे पास 6 OH नेगेटिव ऐड हो रहे हैं वो एक्चुअली मुझे -6 का चार्ज दे रहे हैं। वो कितना दे रहे हैं बेटा, 6 हाइड्रोक्साइड ऐड करने का मतलब मुझे -6 का चार्ज मिल रहा है। तो उससे मैं अपना -6 + -1 = -7 का चार्ज बना लूंगी, ताकि मेरा दोनों तरफ चार्ज सेम हो जाएगा। ठीक है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने I नेगेटिव लिया बेटा, उसके अंदर हमने 6 OH- डाला और हमारे पास क्या था, IO3 -1 था और हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 6 है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 है। तो बस 3H2O ऐड कर दीजिए और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। क्योंकि अब जब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे ना बेटा, तो आप देखना आपके हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको बैलेंसिंग करनी होती है आपकी बेसिक मीडियम की। यू आर बैलेंस्ड विद योर केमिकल रिएक्शन। आप इस रिस्पेक्टिव पार्ट को 1 से 2 बार रिपीट करके देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो। ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन के अंदर, आपको पता है बेटा कि इस रिस्पेक्टिव रिएक्शन के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं।
यहाँ पर बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, एक ही है, वहाँ कितने 6 हैं, तो आपको इस रिएक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन जो आपके पास बन जाएगी वो है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 MnO4 नेगेटिव प्लस I माइनस प्लस बेटा 6 OH नेगेटिव गिव्स यू 6 MnO4 2 माइनस प्लस IO3 माइनस 1 प्लस 6 electrons plus beta 3 H2O. So I am here with my balanced chemical reaction. क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं और आपकी रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस्ड है। ये बेटा आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी कहलाएगी ओवरऑल रिएक्शन। तो आपको बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, याद नहीं करनी है, समझनी है बेटा। पूरा अच्छे से समझा दिया है, अब इसको देखो बेटा, देख लेना है ना। पूरा अच्छे से मैंने समझा दिया है, अब तुम देख लेना, बस देख लेना अब इसे। ओके, अब मैं साइड हट गई हूं, इसे लिख लो, अच्छे से लिख लो इसे। अब ये होने के बाद बेटा अगली चीज आती है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर। अब आपसे इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाती है। किसकी बात करी जाती है बेटा? इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाती है। आपके पास बेटा जो MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, जो आपके पास MnO4 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, जिसका कलर आपके पास पर्पल होता है, वो कुछ इस तरीके से होगा, MnO4 माइनस, है ना, MnO4 माइनस। ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। इसकी शेप की बात करूं मैं, अगर इसकी शेप की बात करूं मैं, तो वो होती है बेटा टेट्राहेड्रल, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा, वो होती है sp3। ये बात आपको ध्यान रहे, ठीक है बेटा। आपको पूछा जाता है कि भाई हमें तो MnO4 2 माइनस का बताइए, तो वो बेटा ग्रीन कलर का होता है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि D&F ब्लॉक चैप्टर में आपको कलर के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो कलर के क्वेश्चंस को अभी आपको नहीं करना, क्योंकि बेटा कलर है ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है और उसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैं कुछ भी आपको बता दूं और फिर से वहाँ पर जाके दोबारा से बताऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अभी आप कलर से जुड़े हुए किसी भी सवाल को नहीं करेंगे। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाएंगे तो हम कलर वहाँ पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे। और बेटा सवाल ज़्यादातर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही आते हैं कलर को लेके, तो आप वहीं से ही फोकस करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, तो ये ग्रीन कलर का होता है बेटा, तो इसका भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। MnO4 2 माइनस हो गया बेटा, इसका भी जो आपके पास शेप है वो टेट्राहेड्रल ही होता है ना बेटा, और इसकी भी जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 ही होती है। दोनों की sp3 होती है और शेप टेट्राहेड्रल होती है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका मैग्नेटिक नेचर, तो बेटा यहाँ पर कितना +7 है, तो यहाँ पर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर +6 है, तो यहाँ पर आपके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये बेटा इसी वजह से डायामैग्नेटिक होता है ना, और ये बेटा इसी वजह से पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको पैरामैग्नेटिक होने के लिए कम से कम बेटा एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। MnO4 2 नेगेटिव है ना बेटा, तो मैंगनीज यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी, आर्गन 3d1। तो यानी कि तुम्हारे पास d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5, यानी कि तुम्हारे पास d ऑर्बिटल में कम से कम बेटा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए तुम पैरामैग्नेटिक हो, ठीक है। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, +7 है, तो इसलिए ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा अपना नेक्स्ट चीज, दैट इज द F block elements. So here now we have successfully finished the important compounds of our D block elements. Now we have to move towards the last portion of this chapter, which is the F block elements. तो शुरू करते हैं
हम अपने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अब बेटा उससे पहले हमें थोड़े से यूजेस भी करने हैं, पहले यूजेस करो उसके बाद जाना है ब्लॉक एलिमेंट्स पे, पहले यूजेस कर लो, छोटे से यूजेस हैं। सबसे पहले बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज़ करते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब जब तुम लैब पर्पस से बात करते हो तो लैब में केमिकल ये बहुत यूज़ होता है, ठीक है। ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीच करने के काम आता है ना। उसके बाद है डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स के अंदर डीकलराइजेशन हम करते हैं पेंट पर्पस के लिए, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर एज अ रिएजेंट भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एरो पे लिखते हो रिएजेंट, तो ये रिएजेंट की तरह भी काम करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप पढ़ते हो आप KMnO4, K2Cr2O7, दे आर वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर, वाटर के लिए डिसइंफेक्टेंट का भी काम करते हैं। तो ये सब इनके बहुत छोटे छोटे प्यारे से यूजेस है जिन पे से सवाल आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इतना ही है आपका KMnO4 का कंपाउंड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब सबसे पहले तुम्हें मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, कहाँ पर उनकी जगह होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, है ना। और जो है हमने लेंथेनाइट कंट्रैक्शन भी लेक्चर नंबर 2 में डन कर लिया है, ठीक है। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि आप पोजीशन लेक्चर 1 में मेरे साथ डिस्कस कर चुके हो और लेंथेनाइट कंट्रैक्शन में लेक्चर नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले ये जानो कि तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ होते हैं। ये अंकल आपको बता रहे हैं कि आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे नीचे आपके पास आपके 2 कॉलम्स होते हैं, जो सबसे नीचे आपके 2 कॉलम्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो, है ना। जो आपके 2 कॉलम्स सबसे नीचे प्रेजेंट है, ऊपर वाले पूरे के पूरे कॉलम को क्या कहा जाता है बेटा, ऊपर वाले पूरे के पूरे कॉलम को कहा जाता है लेंथेनाइट्स, और नीचे वाले पूरे के पूरे कॉलम को क्या कहा जाता है, एक्टिनाइट। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, लेंथेनाइट एंड द एक्टिनाइट्स, ठीक है। अब बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हो, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हो, या डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहते हो, क्योंकि बेटा उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एफ सबशेल में एंटर करता है, तो इसलिए उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। अगर डी सबशेल में एंटर करे तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। बस इसी हिसाब से नाम डिसाइड किया जाता है, यही एक रीजन है। क्या मतलब है बेटा कि the elements in which the last electron enters n-2f orbital are called f block elements, ठीक है। last electron enters in f subshell of anti-penultimate shell also known as inner transition elements। अब इनको बेटा सबसे पहले तो बहुत बार आपको ये शब्द टकरता हुआ दिखाई देगा कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है। आपको याद है बेटा आपके पास था स्कैंडियम, अट्रियम, लेंथेनम, फिर आपके पास क्या था, टाइटेनियम, है ना, जिरकोनियम और हॉफमियम, है ना। ये आपका बेटा क्या था, आपका ग्रुप नंबर 4, ये था बेटा आपका क्या, ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 के बाद में आपके पास आते हैं ये आपके 14 क्या बेटा, लेंथेनाइट्स। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर उनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर बेटा उनके बीच में ही प्रेजेंट होते हैं आपके क्या, लेंथेनाइट्स एंड द एक्टिनाइट्स। मैं आपको एक्टिनाइट्स भी इसी में ही दिखा देती हूँ, मैं आपको बेटा एक्टिनाइट्स भी इसी में ही दिखा देती हूँ, है ना। ये आपका स्कैंडियम हो गया, ये अट्रियम हो गया, ये लेंथेनम हो गया, ये एक्टीनियम हो गया, दिस इज टाइटेनियम, दिस इज जिरकोनियम, दिस इज हॉफमियम एंड दिस इज रदरफोर्डियम। तो आपको साफ साफ पता है बेटा, बहुत बार आप मेरे साथ ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हो कि ये जो आपके पास होते हैं ये 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये जो आपके पास होते हैं बेटा ये भी आपके 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनको बेटा आप बड़े प्यार से कहते हो लेंथेनाइट्स। क्या कहते हो बेटा, इनको आप कहते हो लेंथेनाइट्स और इनको ही आप कहते हो क्या, एक्टिनाइट्स। तो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स की सबसे पहले क्लास में हर बच्चे को पोजीशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, हर बच्चे को पोजीशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो कि ये यहाँ से निकले लेंथेनाइट्स जो कि 14 प्रेजेंट है, और कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाली लाइन में। फिर आपके पास एक्टिनाइट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर 14 जो आपको दिख रहे हैं बेटा यहाँ पे नीचे वाली लाइन में। ये बात हर बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद बेटा ये जानने के बाद कि आप इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हो, हम उसके बाद ये जानते हैं बेटा कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। तो बेटा सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आपके पास कुछ इस तरीके से। n-2 f 1 से लेकर 14, n-1 d 0 से लेकर 1, n-1 d बेटा 0 से लेकर 1, n-1 d 0 से लेकर 1 और बेटा ns2। ये आपके पास क्या होती है आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब हमेशा हर बच्चे को याद रहे, हमेशा हर बच्चे को याद रहे कि अगर ये तुम्हारे पास तुम्हारा न्यूक्लियस होता है तो ऐसे आपके पास बहुत सारे शेल्स होते हैं, है ना। तो ये होता है nth शेल, ये होता है बेटा n-1, ये होता है बेटा n-2। तो nth शेल को आप क्या कहते हो, nth शेल को आप कहते हो वैलेंस शेल, n-1 को आप क्या कहते हो, n-1 को आप कहते हो बेटा पेनल्टीमेट शेल, और n-2 को आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो बेटा एंटी पेनल्टीमेट शेल, इसको आप क्या कहते हो बेटा एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो आपको साफ साफ ये चीज दिखाई दे रही है बेटा, आपको ये साफ साफ चीज दिखाई दे रही है कि आप nth शेल, n-1 शेल और n-2 को कैसे तो पहली बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे तो बेटा आप पहली बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो आपके एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर भरे जाते हैं बेटा, एंटी पेनल्टीमेट शेल है। जैसे मैंने आपको डी ब्लॉक में समझाया था कि आपके डी के इलेक्ट्रॉन्स पेनल्टीमेट शेल में भरे जाते हैं, वैसे एफ के इलेक्ट्रॉन्स एंटी पेनल्टीमेट शेल में भरे जाते हैं। सबसे लास्ट वाला शेल वैलेंस शेल, उससे एक कम पेनल्टीमेट, उससे एक कम एंटी पेनल्टीमेट। तो एफ के इलेक्ट्रॉन्स एंटी पेनल्टीमेट शेल में भरे जाते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल ऑफ द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज द एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके, ये बात ध्यान रहे बेटा, ये बात हर बच्चे को बहुत ही अच्छे से ध्यान रहे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये सभी के सभी जो हैं ग्रुप नंबर 3 का पार्ट होते हैं। ये आपका ग्रुप नंबर 3 है बेटा, ये आपका ग्रुप नंबर 4 है। तो ये सभी के सभी दे ऑल बिलोंग टू थर्ड ग्रुप, ये सभी के सभी थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता हो, है ना। अब चलते हैं बेटा आगे, अब चलते हैं बेटा आगे। अब बेटा जो आपके पास आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो बेटा आपके पास आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनको सबसे पहले आप दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक कैटेगरी होती है आपकी लेंथेनाइट्स, एक कैटेगरी होती है बेटा आपकी लेंथेनाइट्स, और एक कैटेगरी होती है बेटा आपकी क्या, एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स होती है बेटा एक कैटेगरी, एक कैटेगरी क्या होती है, एक्टिनाइट्स होती है ना। अब ध्यान रहे कि लेंथेनाइट्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं आपके पीरियड नंबर 6 में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेटा पीरियड नंबर 6 में। इनका जो ग्रुप नंबर होता है, इनका बेटा जो ग्रुप नंबर होता है वो 3 होता है, इनका जो ग्रुप नंबर होता है बेटा वो 3 होता है। ये होते हैं सीरियम से बेटा, ये सीरियम से ल्यूटेटियम तक प्रेजेंट होते हैं, सीरियम से ल्यूटेटियम तक प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक प्रेजेंट होते हैं बेटा, ध्यान रहे 58 से 71 तक प्रेजेंट होते हैं। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है जेनॉन 4f बेटा 1 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1, 6s2, ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। इसका मतलब है कि इनके अंदर हमेशा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f सबशेल, इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो 4f सबशेल के अंदर एंटर होता है। ध्यान रहे, देखो 4f के अंदर एंटर हो रहा है तो आपका 4f सबशेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे ये चीज, सभी बच्चे को ध्यान रहे ये चीज। सिमिलरली हम यही सेम टू सेम पॉइंट्स लिखेंगे हमारे एक्टिनाइट्स के बारे में। यहां आता है बेटा ये प्रेजेंट होते हैं आपके पास पीरियड 7 में, और बेटा
ये भी आपके पास ग्रुप नंबर 3 का ही हिस्सा होते हैं, ये भी बेटा ग्रुप नंबर 3 में ही प्रेजेंट होते हैं। आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं बेटा थोरियम से लॉरेंशियम तक, है ना बेटा, थोरियम से लॉरेंशियम तक प्रेजेंट होते हैं। और ये होते हैं बेटा 90 से 103, 14 एलिमेंट्स। एंड इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा रेडॉन 5f 1 से लेकर 14, और बेटा होती है 6d 0 से लेकर 1 एंड 7s2। ये होती है बेटा आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5f सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स बेटा 5f सबशेल। ये चीज, ये इतने पॉइंट्स हर बच्चे को यहां समझ में आने चाहिए, यहां नहीं बेटा, यहां समझ में आने चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप ये सब बातें बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मुझे कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो यही सब चीजें लिखी हुई है कि आपके 58 से 71 लेंथेनॉइड्स हैं, है ना, ये लेंथेनम के बाद आते हैं, 57 के बाद आते हैं, और उसके बाद बेटा एक्टिनाइड्स हैं, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं, है ना, ये लेंथेनम के बाद आते हैं बेटा, ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। ये सब बातें तुम्हें पता है, ये सब बातें तुम्हें पता है, कोई इसमें तुम्हें डाउट नहीं है। एक और बात का ध्यान रखना कि लेंथेनॉइड्स को और स्पेसिफिकली ग्रुप 3 के एलिमेंट्स को, जो कि तुम्हारे पास ये प्रेजेंट है, इनको हम एक नाम से जानते हैं बेटा, इनको एक नाम से हम जानते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, है ना, क्योंकि इनकी अबेंडेंस हमारे आसपास बहुत कम है, एक थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। कौन कौन? लेंथेनाइड एंड ग्रुप 3 के एलिमेंट्स, सभी को नहीं कहते बेटा, स्पेसिफिकली इन्हीं को ही कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा हर बच्चे को, ध्यान रहेगा, ओके मैम। अब बेटा ये होने के बाद तुम्हें ये एलिमेंट्स जो हैं वो याद भी तो होने चाहिए, तो याद करने के लिए अब हमारे पास एक ट्रिक है। तुम्हारे सामने मैंने सारे के सारे लेंथेनाइड्स लिख दिए हैं, सारे के सारे एक्टिनाइड्स लिख दिए हैं, उनके सिंबल लिख दिए हैं, उनके नाम लिख दिए, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना सिंबल याद करने में आए ना नाम याद करने में आए। और याद तुम्हें करना है आज घर पे, मतलब घर पे तो हुई, आज बेटा ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें मैं पूछूं कि बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट ये कहाँ है, वो क्या है, क्या प्रॉपर्टी, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। ये सबसे इजी पोर्शन होता है, सबसे इजी पोर्शन होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर, इसकी ट्रिक है सीने पर नदियां, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये लूटो या ले लो, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे तुम कर सकते हो। ये है बेटा आपके पास ट्रिक लेंथेनाइड एलिमेंट्स की। इस तरीके से याद रखोगे तो याद रखना थोड़ा आसान रहेगा। सीने का मतलब बेटा सीरियम होता है, रासियोडाइमियम पर, नियोडाइमियम नदियां, प्रोमीथियम प्रेम की, है ना, समाई से सेमेरियम, यूं ही से यूरोपियम, गदगद से गैडोलिनियम, तब से टर्बियम, दिल से डिस्प्रोसियम, हुआ से होल्मियम, अरे से अर्बियम, उसके बाद बेटा तुम से थूलियम, और ये से या टर्बियम, और लो से ल्यूटेटियम। ये सभी के सभी एलिमेंट्स हैं और ये इनकी ट्रिक है। उसके बाद आता है बेटा अगला, तांगे पर उन पे नजर पड़ी, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान
फरामोश, मनचली, निकली लड़की। टांगे पर उन पर नजर पड़ी, है ना, आसमान सिमटा, बिजली कड़की, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की, है ना। तो उस तरीके से आपने इस ट्रिक को याद किया है बेटा। टांगे मतलब थोरियम, पर मतलब प्रोटाक्टियम, उन पे मतलब यूरेनियम, और नजर का मतलब नेपटूनियम, पड़ी का मतलब प्लूटोनियम, है ना, आसमान का मतलब एमेरेशियम, सिमटा का मतलब बेटा क्यूरियम, उसके बाद बिजली बरकेलियम, कड़की बिजली कड़की, है ना बेटा, ये क्या है, बिजली कड़की कैलिफोर्नियम, एहसान आइंस्टीनियम, बहुत बड़ा एहसान किया उन्होंने हमारी जिंदगी में आके, आइंस्टीन ने, आइंस्टीनियम एहसान, फरामोश फर्मियम, मंचली मेंडलीवियम, है ना, निकली नोबेलियम, लड़की लॉरेंशियम। ये सभी के सभी आपके एलिमेंट्स हैं जिनके नाम आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप अब सभी बच्चे, मेरे सारे संकल्प बैच के बच्चे ट्रिक से ये याद कर लेंगे कि लेंथेनॉइड कैसे याद करने हैं और एक्टेनॉइड्स कैसे याद करने हैं। याद करना है बेटा, ये जब तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो रिस्पेक्टिव पार्ट बचा है तुम्हें बेहद आसान लगेगा, ये मेरी गारंटी है, तुम्हें बेहद आसान लगेगा। इसमें सबसे बड़ा जो बस एक वो है ना बैरियर, वो इनके नाम, इनके सिंबल को याद करने का ही होता है, ठीक है बेटा। अब हम जो है बेटा, अब हम सबसे पहले जो है मूव कर रहे हैं, अब बेटा हम सबसे पहले जो है मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, सबसे पहले बेटा हम मूव कर रहे हैं अब लेंथेनाइड्स की तरफ। किसकी तरफ मूव कर रहे हैं बेटा, लेंथेनाइड्स की तरफ, जिनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा जेनॉन की 4f 1 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1 बेटा 6s2, ठीक है, ध्यान रहे। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सभी के सभी एलिमेंट्स की इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले बेटा तुम डिस्कस करोगे सभी के सभी एलिमेंट्स की मेरे साथ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे तुम्हें याद रखना है। जेनॉन, इससे पहले तक का सारा जेनॉन में चला गया। सबसे पहले लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। लेंथेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है तुम्हारे पास जेनॉन 5d1 6s2, ये जेनॉन ये होता है लेंथेनम, है ना, 5d1 6s2 लेंथेनम होता है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है अगला एलिमेंट सीरियम। सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d1 के बाद तुम 4f1 इलेक्ट्रॉन भरते हो। उसके बाद आता है रेसियोडाइमियम। क्या आता है बेटा, मेरी बातें बहुत ध्यान से सुननी है। रेसियोडाइमियम, रेसियोडाइमियम में कोई 5d का इलेक्ट्रॉन नहीं है, और रेसियोडाइमियम से मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम्हारे यूरोपियम तक कोई हम 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, ये सब के सब 5d 0 होते हैं, ये सभी के सभी 5d 0 होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें क्या भरना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5d2 सॉरी 4f2 5d1 6s2, ये तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने इस d के इलेक्ट्रॉन को भी इधर भेज दिया है तो ये 4f3 हो गया है। d के इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ भेज दिया है तो ये 4f3 हो गया, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रेसियोडाइमियम से यूरोपियम तक तुम्हारे पास 5d 0 होता है। ये बात ध्यान रहे, कहाँ कहाँ पे 5d 0 होता है, रेसियोडाइमियम से यूरोपियम तक 5d 0 होता है। सीरियम में हम 5d का इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद हम अगला भरते हैं गैडोलीनियम के अंदर। अगला हम किस में भरते हैं, गैडोलीनियम के अंदर। तुम देखो खुद से कहाँ कहाँ पे d भरा हुआ है, एक यहाँ भरा हुआ है, एक यहाँ भरा हुआ है और एक यहाँ भरा हुआ है। उसके अलावा कहीं पर भी तुम्हारे पास तुम्हें d का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ दिख ही नहीं रहा है। क्या बोला मैंने, 5d 0। आधी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी याद हो गई है ना, किन किन में 5d 0 है, तो ये इसमें चला गया, तो ये क्या हो गया 4f3 हो गया। क्या हो गया बेटा, 4f3 हो गया। फिर अगला कौन सा होगा, 4f4 4f5 4f6 4f7। फिर तुम आते हो किस पर, गैडोलीनियम पे। सबसे ज़्यादा सवाल आता है बेटा गैडोलीनियम पे कि गैडोलीनियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है।
गैडोलीनियम में हमें एक्सेप्शन क्यों दिख रही है? क्योंकि बेटा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड स्टेबिलिटी लेकर रहें। तो ये कह रहा है कि यार अगर हो सकता है तो मेरे को 4f7 ही रहने दे, थोड़ा 5d में डाल ले इलेक्ट्रॉन, थोड़ा एडजस्टमेंट कर ले, तो 5d में डल गया। अब अगला अब तुम इसको सोचो कि भाई इसको 4f7 ही रखो और 5d 2 कर दो, तो वो तो अलाउड है नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तुम 0 से लेके 1 तक ही रहते हो, तो और तो तुम डी में इलेक्ट्रॉन्स को डाल नहीं सकते। तो बेटा फिर आगे बात नहीं बनेगी, है ना। फिर तुम एक्सपेक्ट करोगे, है ना, फिर तुम यहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि तुम जो है कुछ ऐसे हो जाओ। तुम सोचो कि भाई ये 4f क्या हो, 8 हो जाए, ये 5d 1 हो जाए, ये 6s 2 हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक सभी के अंदर 5d 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। कौन सी है बेटा? 5d 0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सबके अंदर, सभी के अंदर। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा हर बच्चे को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अगला देखो, यूरोपियम। देखो बेटा इसकी तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ही थोड़ी एक्सेप्शन है, लेकिन अब तुमको ध्यान रखना है कि तुमको यूरोपियम की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ना बेटा 4f7 हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी यूरोपियम के अंदर भी है। यूरोपियम की भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद रखोगे, सीरियम की तो बेटा याद रखनी ही है, इसमें भी 4f7 है ना। इसकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों है? इसकी एक्सेप्शनल, इसकी बेटा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्या है इसकी? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्यों है ऐसा? वाई? बिकॉज, वाई बेटा? बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड 4f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से गैडोलीनियम में हमने 5d में इलेक्ट्रॉन्स को भरे हैं, नहीं तो हम शायद ना भी भरते, है ना। यस मैम, बिल्कुल मैम। उसके बाद बेटा अब डिस्प्रोसियम में तुम 4f9 से 4f10, हॉल्मियम में 4f11, अर्बियम में 4f12, थूलियम में 4f13 या टर्बियम में 4f14। अब तुम्हें ध्यान रहे कि तुमको यह टर्बियम भी याद होना चाहिए, उसका भी अपना एक रीज़न है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है बेटा? 4f14 होता है ना। उसके बाद आता है बेटा ल्यूटेटियम। ल्यूटेटियम आपके पास, इसमें भी आपका 5d का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4f14, 5d1, 6s2। तो यूरोपियम, गैडोलीनियम या टर्बियम, मैं बता देती हूँ तुम्हें किस किस की इलेक्ट्रॉनिक सबसे कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। इसकी पूछी जाती है, इसकी, और ये टर्बियम और ल्यूटेटियम, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस तुमसे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये तो बेटा तुम्हारे दिमाग में से किसी भी कीमत पे नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए बेटा। यूरोपियम में 4f7 है, गैडोलीनियम में 4f7 है, या टर्बियम में 4f14 है, ल्यूटेटियम में 4f14 है। यूरोपियम और या टर्बियम में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में 5d का इलेक्ट्रॉन नहीं है। गैडोलीनियम में और ल्यूटेटियम में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में 5d का इलेक्ट्रॉन है, और प्लस ल्यूटेटियम और गैडोलीनियम दोनों में हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी भी है। याद रहेगा बेटा हर बच्चे को, हर बच्चे को याद होना चाहिए। आपको इस टेबल को कम से कम 3 से 4 बार बनाना है। 3 से 4 बार बनाने के बाद अपने आप से बेटा ये एक्सपेक्ट करना कि तुम्हें ये 50% आई है। 3 से 4 बार बनाने के बाद, जब तुम पहली बार बना रहे हो तो ये तुम्हें एकदम से नहीं आ सकती। 3 से 4 बनाने के बाद आपको लगना चाहिए कि ये 50% तक आपको आ गई है। ठीक है, ओके बेटा, अब चलते हैं आगे की तरफ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब हम आते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, जहाँ मैंने आपको बताया था कि जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे आपका एक FF इलेक्ट्रॉन ऐड होता चला जाता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से साइज छोटा होता चला जाता है ना। इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं दोबारा से आपके सामने लेकर आई हूँ, और इसके लिए आपको अपना लेक्चर नंबर 2 रेफर करना है। लेक्चर नंबर 2 आप D&F ब्लॉक का रेफर करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा पेज वहाँ से
मैंने आपको शब्दों में समझाया था, अब मैं रिटन फॉर्म में लेकर आई, सेम चीज़ें हैं, ठीक है बेटा। तो वहाँ से आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं, है ना। सिंपल बेटा लेंथेनेट कंट्रैक्शन का मतलब यही होता है कि आपका ग्रेजुअल डिक्रीज होता है। जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जाते हैं तो आपको साइज में डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, है ना। यही चीज़ थी जिसको मैंने आपको वर्ड्स में समझाया था, पूरा का पूरा वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है बेटा, ध्यान रहे। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेंथेनाइट कंट्रैक्शन से जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं हमें अब उनको पुट करना है, अब हमें उनको पुट करना है। लेंथेनाइट कंट्रैक्शन का मतलब क्या था कि जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जा रहे तो जैसे जैसे एक एक एफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था आपका साइज छोटा होता चला जा रहा था। तो वहां से आपके पास सबसे पहले सवाल आता है बेटा आपका एटॉमिक साइज के ऊपर। जब आप जाते हो बेटा सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ तो आपका जो साइज होता है वो डिक्रीजेस है ना, डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज इज इन स्मॉल वैल्यूज, है ना। आपको मैंने ये भी बताया था बेटा कि आपका जो साइज का डिक्रीज होता है वो बहुत स्मॉल वैल्यूज में होता है, वो बेटा क्या होता है, बहुत स्मॉल वैल्यूज में होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज दिखाई दे, आपको जो डिक्रीज है वो इस तरीके से बहुत छोटा छोटा डिक्रीज आपको दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिक्रीज इन साइज नहीं दिखाई देता है, आपको बहुत छोटा छोटा साइज में डिक्रीज दिखाई देता है। मैंने आपको डायग्राम के वे में उस टाइम पर भी समझाया था, अभी भी समझा रही हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रहे। तो सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ आप जाते हैं तो नॉर्मली आपका साइज डिक्रीज होता है ना। लिख देते हैं यहाँ पर विथ एवरी एफ इलेक्ट्रॉन एडेड, with every f electron added size decreases, size decreases due to increase in effective due to increase in effective न्यूक्लियर चार्ज बाय 1 यूनिट। मैंने आपको समझाया था ना बेटा, मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में ये चीज़ समझाई थी कि ये न्यूक्लियस होता है, ये आपका आउटर मोस्ट शेल होता है ना, दैट इज अ वैलेंस शेल। और ये बेटा आपके पास क्या होता है, आपका पेनल्टीमेट शेल, ये होता है बेटा आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल, है ना। जैसे जैसे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते चले जाते हैं, जैसे जैसे बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके इस रिस्पेक्टिव सबशेल में फिल होते चले जाते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही पुअर, है ना। तो इनकी दीवार क्या होती है बेटा, बहुत ही छोटी होती है, इनकी दीवार क्या होती है बेटा, बहुत ही छोटी होती है ना। तो आप जैसे जैसे आपका एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो प्रोटॉन भी ऐड होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो बेटा कुछ शील्डिंग कर नहीं पाते, बट न्यूक्लियस तो पावरफुल होता चला जाता है आपके प्रोटॉन्स के ऐड होने की वजह से। एक प्रोटॉन ऐड हुआ आपके पास, लास्ट सबशेल पर जाकर जो है अट्रैक्शन लगा जो आपके एडेड प्रोटॉन है उसका, फिर आप गए 58 से 59 पे, है ना। इलेक्ट्रॉन तो इस सबशेल में एंटर हो रहा है n-2 में, जो कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई आपके दीवार बन के खड़ा नहीं हो पा रहा। पर न्यूक्लियस में तो 59 जब गए तो एक प्रोटॉन भी ऐड होगा तो वो न्यूक्लियस पे पावर लगाएगा, है ना। मैंने क्या सिखाया था, जैसे जैसे आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ते हैं आपका न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल पे खींचता है, उसको खींचता है, साइज को क्या करता चला जाता है, छोटा करता चला जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो बीच में दीवार है वो पावरफुल नहीं होती, क्योंकि वो दीवार F की बनी है, इलेक्ट्रॉन्स तो F में एंटर हो रहे हैं जिनका कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता। ये सभी मेरी बातें वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 देखा है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा मे बी उनको ये सब कुछ भी ना समझ में आए, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 ज़रूर देख लेना, ऐसे नहीं आना नहीं तो पाप लगता है ना।
चलो, with every F electron added, size decreases due to the increase in effective nuclear charge by 1 unit. आपको पता है ना बेटा, effective nuclear charge का मतलब मैम ने क्या सिखाया था? Z effective सिखाया था, है ना? आपको पता है कि अगर आपका Z effective बढ़ता है तो बेटा आपका साइज छोटा होता है ना बेटा? मूविंग फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेटियम, हर बच्चे को पता होना चाहिए बेटा कि साइज डिक्रीजेस, है ना? एक बात का ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पर यूरोपियम की एक एक्सेप्शन होती है ना? 2 स्टार का लगा दिया मतलब एक्सेप्शन, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी यूरोपियम हैज exceptionally लार्जर साइज। यूरोपियम का जो साइज होता है ना बेटा वो एक्सेप्शनली काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये आपसे कभी शायद पूछा जा सके, तो आप ध्यान रख लेना। वैसे पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए। वैसे नॉर्मली साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज ही होता है, बस जो आपका यूरोपियम है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बस आप ध्यान रखना। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे यूरोपियम के साथ 2 स्टार लगा दिए। जब भी जहाँ पर भी 2 स्टार होते हैं वहाँ मतलब एक्सेप्शन है, नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा अलग बिहेवियर है, ठीक है? यूरोपियम हैज़ एक्सेप्शनली लार्जर साइज, बीच में उसका साइज एकदम से बढ़ जाता है, तो सबसे बड़ा ही होता है उसका साइज, ठीक है? यूरोपियम का साइज सबसे बड़ा होता है इन सब में, ध्यान रहे। अब क्या होता है बेटा, आयोनिक साइज की बात करते हैं। तो आयोनिक साइज में कोई ट्रेंड में एक्सेप्शन नहीं है, आयोनिक साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनके जो आयंस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जब आप सीरियम +3 से जब आप ल्यूटेटियम +3 पे जाते हो तो आप सिंपल लिखोगे साइज नॉर्मली जैसे डिक्रीज होना चाहिए वैसे डिक्रीज होता है, साइज नॉर्मली बेटा डिक्रीजेस। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से नहीं निकलनी चाहिए कि आपका यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ कोई यूरोपियम की कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने नहीं लिखा है तो एक्सेप्शन कैसे हो सकती है? क्या मैंने लिखी है कोई एक्सेप्शन? नहीं लिखी है, तो खुद से अपने आप कोई भी एक्सेप्शन बेटा नहीं बनानी है। मैम ने नहीं लिखी है तो कोई एक्सेप्शन आयनिक साइज में नहीं है। मैंने वहाँ लिखा था एटॉमिक साइज के लिए, वहाँ मैंने लिखा था बेटा एटॉमिक साइज के लिए, तो वहाँ पर थी यूरोपियम का साइज बड़ा था। मैंने तुम्हारे सामने इधर नहीं लिखा तो तुम खुद से एज्यूम नहीं करोगे, तो तुम बेटा खुद से एज्यूम नहीं करोगे, ठीक है? ध्यान रहेगा। ओके मैम। अब बेटा कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे पास लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के, कि जब आप सीरियम से ल्यूटेटियम की तरफ जो आप जाते हो तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इससे हमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज झेलने पड़ते हैं, कुछ इनके अफेक्ट्स होते हैं जो हमें अब झेलने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है डिफिकल्टी इन द सेपरेशन ऑफ द लेंथेनाइड्स। तुमने खुद से देखा है कि इनका जो डिक्रीज इन द साइज होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसलिए इनको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। साइज में डिफरेंस होता है तो सेपरेशन इजी होता है, जब साइज में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता तो सेपरेशन हार्ड रहता है बेटा, ठीक है? ये है सबसे पहला। Since there is only a small change in the ionic radii of the lanthanides, their chemical properties are the same, है ना? जब आपके साइज ही ऑलमोस्ट सेम रहेंगे तो आपकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज जो साइज पे डिपेंड करती हैं वो भी बेटा सेम ही रहेंगी, है ना? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स इन द प्योर स्टेट। हम उनको इतना ईजिली सेपरेट नहीं कर पाते बेटा, नहीं कर पाते, ठीक है? अब आते हैं बेटा उनके एटॉमिक साइजेस पे। अब आते हैं बेटा हम उनके एटॉमिक साइज पे। किस पे आते हैं बेटा? एटॉमिक साइज पे आते हैं। तो अब एटॉमिक साइज में आपको पता है ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताया है, मैंने आपको बताया है बेटा, ये आपके पास कैंडियम होता है, ये अट्रियम होता है, ये लेंथेनम होता है। दिस इज टाइटेनियम, दिस इज जिरकोनियम एंड दिस इज हॉफनियम। ये बात आप जानते हैं बेटा, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अभी डी ब्लॉक में बताया है कि ये 3D सीरीज होती है, ये 4D सीरीज होती है, ये 5D सीरीज होती है। तो आपके पास जो है 4D सीरीज का जो साइज होता है वो 5D सीरीज से ऑलमोस्ट सिमिलर होता है।
साइज क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट सिमिलर। मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई है, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ये सब किसकी वजह से होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास 4D और 5D सीरीज के जो साइजेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन ये चीज नॉट वैलिड फॉर, ये भी मैंने आपको लिखवाया था, नॉट वैलिड फॉर ग्रुप 3। ग्रुप 3 के लिए बेटा ये चीज वैलिड नहीं होती, करेक्ट, ओके। चलिए अगला कॉन्सिक्वेंस आता है बेटा आपके पास, अफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ। क्या बेटा, अफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ। कुछ बेटा आपका इसका बेसिक स्ट्रेंथ पर भी अफेक्ट आता है, जैसे कि अब मैंने आपको फजान्स रूल बताया था लास्ट क्लास में। मैंने आपको बेटा फजान्स रूल बताया था, यस मैम, सभी बच्चों को याद है। क्या बताया था बेटा, फजान्स रूल बताया था। क्या बताया था उसके अंदर कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव, जितना ज़्यादा साइज ऑफ आयन होता है या फिर जितना छोटा साइज ऑफ कैटायन होता है ना, उतना ज़्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बेटा। उतना ज़्यादा आपके पास क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बेटा। और उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिटी होती है बेटा, और उतनी ही कम आपकी क्या होती है, बेसिसिटी होती है बेटा यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ होती है। ये आपने फजान्स रूल में मैम के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो तुम तो बेटा अब बिल्कुल प्रो हो चुके हो, तो तुम ऐसा कह सकते हो ना कि जब तुम सीरियम हाइड्रोक्साइड से जब तुम ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड की तरफ जा रहे हो ना तो तुम्हारा साइज क्या हो रहा है, साइज डिक्रीजेस, किसका, कैटायन का। तो एसिडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो ध्यान रहे सीरियम हाइड्रोक्साइड को मैं लिखूंगी मोस्ट बेसिक, यहां पे लिखूंगी मोस्ट बेसिक, और ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड को लिखूंगी बेटा लीस्ट बेसिक। ये बात किसी भी बच्चे के दिमाग में से ना निकले, किसी भी बच्चे के दिमाग में से बेटा ये बात बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसी के साथ ही यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ, है ना। इसी के साथ ही बेटा मैं आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा सा हमारा पोर्शन लेंथेनाइट्स का बचा है, 1 या 2 पेज का, और एक्टिनाइट्स बचे हैं जिसको मैं कल की क्लास में लूँगी, और कल हम स्टार्ट कर देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का आपका ये चैप्टर बचा है, उसके बाद वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ही मैं यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही रूल होता है कि आपको डेली का काम, बेटा आपको डेली का जो काम है उसे डेली करना होता है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना तो आपका कभी कोई बैकलॉग होगा, ना ही आप कभी पीछे रह जाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।